हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाइड मैथ्स। मेरा नाम है वैभव। आज की हमारी वीडियो बेस्ड है अप्लाइड मैथ्स के स्पेसिमेन पेपर 2023 पर। क्योंकि भाई आपके 11 मार्च को एग्जाम है, तो अब नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कब करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेंगे। आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पे टाइप करना है अप्लाइड मैथ्स। .in। तो ये हमारी वेबसाइट है अप्लाइड मैथ्स की। यहाँ पे आप जाएंगे स्पेसिमेन पेपर के कॉलम में, और ये देखिए 2022-23 वाले सेक्शन में गए। ये पूरा आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि हमने बनाया है कुछ दिन पहले। ये पूरे सॉल्यूशन यानी सेक्शन ए से ई तक पूरे डिटेल सॉल्यूशन है। तो इसको आइए डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो आपको यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन एक बार सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो एक बार देख लेते हैं। तो ये रही हमारी पीडीएफ। वहीं से हमने वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है और इसको चलिए लगाते हैं। अब पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। सेक्शन ए पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 mod 4। और एक्स की रेंज क्या दे रखी है, 27 से लेके 36 तक। तो चार ऑप्शन है, देखिए सॉल्यूशन। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 mod 4 का मतलब क्या होता है कि x माइनस 27 इज इक्वल टू 4k। k एक वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन k क्या होना चाहिए, केवल इंटीजर ही होना चाहिए। तो अगर हम k की वैल्यू 1 रखें तो x माइनस 27 क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। x माइनस 27 विल बी इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31। और क्या 31 रेंज में है, बिल्कुल है, 27 से 36 के बीच में। तो इसलिए x की वैल्यू 31 है और इसका ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए दूसरा देख लेते हैं। लेट p ग्रेटर देन q, let p greater than 0 and q less than 0 and p and q are integers। तो बताना है हमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। p प्लस q और एक बॉक्स बना है, बताना है कि p माइनस q से इसका रिलेशन क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं p, क्योंकि और p और q दोनों ही इंटीजर है, इसलिए p विल बी इक्वल टू 1 मान लिया और q इक्वल टू -2। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं चेक करने के लिए। तो अगर p प्लस क्यू करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही, और p माइनस क्यू करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही। देखिए -1 इज लेस देन 3, दैट मीन्स p प्लस क्यू इज लेस देन p माइनस क्यू। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर है। थर्ड वाला देख लेते हैं। A machine makes car wheels and in random sample of 27 wheels the test statistics is found to be 3.07. As per T distribution test of 5% level of significance, what can you say about the quality of wheels produced by machine? और T25 हमें यूज करना है। T25 0.05 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.06। तो बताना है ऐसी क्वालिटी का है। भाई यहाँ पे दे रखा है n इज इक्वल टू 26 व्हील और मॉड ऑफ t क्या आ रहा है, 3.07। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन 3.07 जो हमारी वैल्यू दे रखी है T25 0.05 की, उससे बड़ी है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी हमारा ये कैसी क्वालिटी का है, इंफीरियर क्वालिटी का, क्योंकि 2.06 छोटा है 3.07 से, इसलिए ये इंफीरियर क्वालिटी का है। क्वेश्चन 4 है, फॉर द पर्पस ऑफ टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n 34 is drawn from a normal population, then the degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली n माइनस 1। n दे रखा है हमें 34, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 33। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, b वाला सही है। चलिए फिफ्थ वाला आ जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अ पर्सन कैन रो अ बोट, तो ये बोट एंड स्ट्रीम वाला आपका क्वेश्चन है। अ पर्सन कैन रो अ बोट अलोंग द स्ट्रीम of the river at 10 km per hour and against the stream in 6 km per hour। यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम u और v की वैल्यू गिवन है। What is the speed of stream flow? स्ट्रीम फ्लो की हमें स्पीड बतानी है। तो भाई स्ट्रीम फ्लो की वैल्यू क्या आएगी, u माइनस v बाई 2। यहाँ पे आपको पता होगा x अगर निकालना है स्पीड ऑफ बोट, तो उसके लिए क्या होता है u प्लस v बाई 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए u माइनस v बाई 2।
U और V हमें दिया था अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, U से क्या है डाउन स्ट्रीम और V से है अपस्ट्रीम, ये याद रखिएगा यहाँ पे। तो वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ले रहे हैं पॉपुलेशन से तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। Two water supplying truck A and B supply water to remote areas. Truck A is carrying 100 liters of water to the village 1.5 किलोमीटर away. ट्रक A जो है 100 लीटर्स वाटर ले जा रहा है कितनी दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और ट्रक B 80 लीटर वाटर ले जा रहा है लेकिन उसकी दूरी क्या है विलेज की, 1 किलोमीटर अवे है। ड्यू टू बैड लोड कंडीशन ईच ट्रक लूजेस 20 ml ऑफ वाटर। अब आपने देखा होगा जब भी रिमोट एरिया में कोई भी ट्रक जाती है तो उसमें अगर वाटर है तो वो क्योंकि रोड की कंडीशन नहीं अच्छी होती तो इसलिए पानी थोड़ा गिरता भी रहता है। इसलिए मान ले रहे हैं यहाँ पे दिया है जैसा क्वेश्चन में कि 20 ml वाटर लूज हो गया है, किस वजह से, ड्यू टू बैड रोड कंडीशंस। व्हाइल ट्रेवलिंग ईच मीटर डिस्टेंस, हर मीटर पे, अच्छा 1 मीटर पे 20 ml लूज हो रहा है। विच ट्रक इज एबल टू डिलीवर मोर वाटर एंड बाय हाउ मच मोर। देखिए यहाँ पे ट्रक ए कैरीज वाटर कितना है, टोटल तो उसका 100 लीटर है लेकिन 20 ml जो है वो हर मीटर पे लूज हो रहा है। और टोटल इसकी डिस्टेंस क्या है, 1.5 किलोमीटर। यानी 100 लीटर्स माइनस 20 इंटू 1.5 किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। और 20 ml को अपॉन 1000 क्यों किया, ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि 100 या लीटर में ही तो दिया था यहाँ पे, 100 लीटर में है और ये मिली लीटर में था, इसलिए 1000 से डिवाइड करके इस पूरे को भी लीटर में कन्वर्ट कर लिया। सॉल्व करेंगे तो 70 लीटर आ रहा है। सिमिलरली ट्रक बी कैरीज वाटर, टोटल उसका है 80 लेकिन 20 ml लूज हो रहा है हर मीटर पे। तो पहले तो इसकी डिस्टेंस क्या थी, 1 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन में 1 किलोमीटर अभी, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 1000 हो गया और 20 ml को 1000 से डिवाइड किया लीटर के लिए, तो 80 और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 20 आएगा, तो 80 माइनस 20 60 हो गया। तो ट्रक ए भैया ज्यादा पानी ले जा रहा है और कितना ज्यादा ले जा रहा है, 10 लीटर। तो ऑप्शन सी हमारा सही है यहाँ पे। अब क्या है क्वेश्चन 8, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द सिंकिंग फंड दैट यील्ड्स अ डिविडेंड ऑफ 1800 एट 10% सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब 10% तो 5% हो जाएगा और डिविडेंड दे रखा है 1800, फेस वैल्यू बतानी है, यानी 5% ऑफ x मान लेंगे, जबकि x यहाँ पे हमारा फेस वैल्यू है, इज इक्वल टू 1800, यानी 5/100 x इज इक्वल टू 1800। सॉल्व करेंगे तो 36,000 x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए 10/100 और 100 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो 5 हो जाएगा अल्टीमेटली। 10 क्योंकि सेमी एनुअली दे रखा है तो अपॉन 200 लिख दिया, चाहे तो उसको आप 5% लिख के करिए, एक ही बात है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही है, 36,000। तो चलिए क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। द गिवन फिगर द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू एफ बाई वाई एक्सिस एंड एब्सिसा y इज इक्वल टू a टू b। y जो है वो a टू b है और फंक्शन किसका है, एफ वाई का, तो जाहिर सी बात है इसको इंटीग्रेट भी y के टर्म्स में करेंगे dy, और ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इसलिए हमेशा मॉड लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, a factory production is delayed for 3 weeks due to breakdown of machine and unavailability of spare parts. Under which trend oscillation does this situation fall under? तो भैया यहाँ पे दिया है कि unavailability of spare parts या breakdown of machine, तो ये तो कभी भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि कब होगा, इसलिए ये इरेगुलर में आता है। ऑप्शन डी सही है। A newspaper printing machine cost rupees this, an estimated scrap value of rupees this at the end of its useful life of 10 years. What is its annual depreciation as per linear method? तो हमें कौन सा मेथड यहाँ पे लगाना है, लीनियर। उसकी वैल्यू क्या होगी, डिप्रिसिएशन का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन N। C क्या है हमारा, कॉस्ट क्या है 4,80,000 और स्क्रैप वैल्यू क्या है 25,000,
कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी फॉर्मूले में, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 45,500। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो क्वेश्चन 12 हमारा क्या कह रहा है? द गिवन फिगर व्हाट इज द एलपीपी शेडेड रीजन नोन एज। तो एलपीपी में जो भी हमारा शेडेड रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फीजिबल रीजन। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन फीजिबल सॉल्यूशन नहीं, फीजिबल रीजन। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 13। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y log x y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू। तो इसको पूरा सॉल्व कर रखा है। देखिए यहाँ पे y log dx माइनस x dy इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्म यहाँ पे लगेगा? वेरिएबल सेपरेबल वाला। y के टर्म्स एक तरफ, x के एक तरफ। y को इंटीग्रेट करेंगे y के टर्म्स में, जैसे दिया है यहाँ पे dy अपॉन y log y। तो log y को हम t मान ले रहे हैं, तो 1 अपॉन dy क्या हो जाएगा? dt के बराबर, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आएगा dt अपॉन t, और इस साइड तो वही रहेगा dx अपॉन x। अब ध्यान देने वाली बात है, दोनों तरफ अगर log वाली वैल्यू आ रही, log t log x, तो कांस्टेंट को भी हम log के टर्म्स में ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा t की वैल्यू हम फिर से रख देंगे यहाँ पे, log ऑफ y है। That means log of log y will be equal to log of x plus log of c। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? log a plus log b किसके बराबर होता है? log of ab के, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे अगली बार में हमने क्या किया, दोनों log इग्नोर कर दिए, तो log y will be equal to cx। अब यहाँ से ये log हटेगा तो e to the power cx हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें? बी वाला। तो चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000 बिकम्स 60,000 इन 4 इयर्स। प्रेजेंट वैल्यू हमारी 10,000 है और कुछ साल बाद यानी 4 साल बाद यहाँ पे 60,000 हो जाएगा। देन द CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज गिवन बाय। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/4। यहाँ पे 1/4 क्यों किया है? 1/n होता है क्वेश्चन फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे n क्या है? 4 इयर्स, इसलिए 1/4 लिखा, माइनस 1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, सारे जीरो कट जाएंगे। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 1/4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 6 माइनस 1 इंटू 100। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। तो चलिए क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। व्हाट रेशियो शैल आई ऐड वाटर टू द लिक्विड डिटर्जेंट कॉस्टिंग रुपीज 480 पर लीटर। लिक्विड डिटर्जेंट की कॉस्ट है 480 पर लीटर टू गेट रिजल्टिंग मिक्सचर वर्थ रुपीज 300 पर लीटर। तो किस टाइप का क्वेश्चन ये? एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला, पहली एक्सरसाइज से। तो इसमें सिंपली सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सी यानी वाटर की कॉस्ट। वाटर की कॉस्ट जब गिवन ना हो तो हम 0 ही मानते हैं, वाटर फ्रीली अवेलेबल है। डी यानी डियरर कॉस्ट है 480। मिक्सचर दिया है मिक्सचर वर्थ रुपीज 300 पर लीटर, यानी मीन वैल्यू है 300। सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। यहाँ से रेशियो हमारा आ गया 3:5। दैट इज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 16 है। अ ग्रेन होलसेलर विजिट्स द ग्रेनरी मार्केट व्हाइल गोइंग अराउंड टू मेक अ गुड परचेज ही टेक्स अ हैंडफुल ऑफ राइस फॉर सम रैंडम सैक फ्रॉम सम रैंडम सैक ऑफ राइस in order to inspect the quality of farmers produce. The handful of rice taken from a sack of rice for a quality inspection is। तो अक्सर आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स जब भी जाते हैं मॉल में या कहीं पे भी शॉपिंग करने और राइस खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसको हाथ में लेके उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल। कि हम हाथ में एक सैंपल लेके देख रहे हैं, तो ऐसा टाइप क्या होगा? ये हमारा सैंपल वाला। 17 क्या है? फॉर प्रेडिक्टिंग द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इन द सेल ऑफ स्कूटर इन 1000 फॉर द बेसिक ऑफ 6 consecutive years data, the company makes use of 4-year moving average method. If the sales of scooters for respective years are A, B, C, D, E, F respectively, then which of the following average will not be computed? ऑप्शन काफी छोटे में दे रखे हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए कॉन्सिक्यूटिव हमेशा लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, ये भी बिल्कुल सही है।
बी वाला भी सही है, बी सी डी ई सब कॉन्सिक्यूटिव है। सी देखिए ए सी डी ई है, यहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। डी जो है सी डी ई एफ सबको ऐड कर रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव, जब भी कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा तो यहाँ पे पूछा गया है विल नॉट बी कंप्यूटेड, नॉट है इसलिए गलत वाला में टिक करना है, तो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। वैसे तो गलत है लेकिन ऑप्शन सही है। ऑल राइट, बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। इन अ स्कूल ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 145 student is taken to check whether a student's average calorie intake is 1500 or not. The collected data of average calories intake of sample of student is presented in a frequency distribution which is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, अगर आप डेफिनेशन सबकी पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, पैरामीटर की, पॉपुलेशन सैम्पलिंग की, तो वहां से आपको ये अंडरस्टूड हो जाएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन 19 और 20 ये भी सेक्शन ए के पार्ट है, पर ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू इफ आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, both A and R are true but R is not the correct explanation of assertion, A is true, R is false, A is false, R is true। पहले देख लेते हैं क्या है assertion और reason। 19th वाला है Kuhu and Veena are two equally capable badminton players, probability that Veena will beat Kuhu 3 games out of 4 is 25%, और reason इसका दे रखा था probability of R successes in n trial denoted by Px equal to R is given by, उसका फॉर्मूला दे रखा है। तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल भी हमें सही लग रहा है, तो रीजन तो सही है, पर ये क्या असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है ये रीजन की नहीं, ये देख लेते हैं। देखिए दोनों की जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होगी, क्योंकि दिया है आर इक्वली केपेबल बैडमिंटन प्लेयर, 2 लोग हैं और दोनों इक्वली केपेबल है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जीतने और हारने की 1/2 होगी। अब दिया है बीना टू विन 3 आउट ऑफ 4 गेम्स, प्रोबेबिलिटी दैट बीना विल बीट कुहू, यानी बीना जीत रही है 3 आउट ऑफ 4 गेम्स इज 25%। क्या 25% है ये? देखिए यहाँ पे P यानी प्रोबेबिलिटी दैट बीना टू विन 3 आउट ऑफ 4 गेम्स इज इक्वल टू 4C3, क्योंकि 3 आउट ऑफ 4 को ऐसे ही लिखते हैं। ये कौन सी चीज है यहाँ पे, 4C3 का मतलब ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, 1/2 टू द पावर r होगा और 1/2 की पावर n माइनस आर दैट इज 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ रहा है, 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा 25%, यानी असर्शन भी सही है। और क्या हमने इसी रीजन में जो फॉर्मूला दे रखा है यही अप्लाई किया है, बिल्कुल भी सही है ये, क्योंकि हमने रीजन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of assertion। चलिए जल्दी से 20th देख लेते हैं। assertion है if the nominal rate of interest is 12.5% and inflation is 2% then effective rate of interest is 10.5%। ये है या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। 12.5 से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 10.5 ही आएगा। assertion बिल्कुल भी सही है यहाँ पे। रीजन क्या है, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली एट द एंड ऑफ एन ईयर देन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसका यूज हमने असर्शन में कहीं पे भी किया है? क्या ये लॉजिक असर्शन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा कि रीजन ट्रू है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए सेक्शन बी पे अब आते हैं, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच कैरी कर रहा है। 21 है ₹2,50,000 कैश इज इक्विवेलेंट टू अ परपेचुइटी of 7,500 payable at the end of each quarter. What is the rate of interest convertible quarterly? तो ये किस टाइप का है हमारा, टाइप 1 परपेचुइटी, जिसमें एट द एंड ऑफ ईच दिया है ना यहाँ पे, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जब भी एट द एंड ऑफ ईच ईयर या क्वार्टर या कुछ भी दिया हो तो हमारा ये टाइप 1 का आता है, और इसमें फॉर्मूला लगाते हैं P इज इक्वल टू R अपॉन आई। P यानी प्रेजेंट वैल्यू हमारी है 2,50,000, R क्या है, परपेचुइटी है 7,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, I इज इक्वल टू R% अपॉन 4। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है यहाँ पे,
तो R% 4 क्यों किया, क्योंकि क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड किया है। अब परसेंट है तो आउट ऑफ 100 लिखते हैं, इसलिए परसेंट की जगह 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये R/400 हो गया। सिंपल। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, P की वैल्यू यहाँ पे P की रख दी, R की जगह लिखेंगे 7500 और I की जगह R/400 था तो R नीचे 400 ऊपर चला गया। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम आ गया। ऑलराइट, अभी तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि भैया अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब पेपर बिल्कुल सर पे है आपकी, 11 तारीख को पेपर है। 22 तारीख को सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b - c इफ एक मैट्रिक्स दे रखी है और कहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब माइनस ऑफ ट्रांसपोज इसका जो होगा वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो पहले तो वो लिख के दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे ये देखिए, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे, a - 8 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ -1 दैट इज 1 के बराबर। a की वैल्यू 9 आ गई। सिमिलरली b और c की वैल्यू भी यहाँ से इक्वेट करके आ गई। अब एक इक्वेशन दे रखी थी, क्या है? 2a + 3b - c। तो कहाँ गया? 2a + 3b - c की जगह हमने a, b और c की वैल्यूज रख दी और -14 हमारा इसका आंसर आ गया। तो अब इसी में और मैं यानी कि ऑप्शनल एक क्वेश्चन इंटरनल चॉइस दे रखी है इसी क्वेश्चन में, और वो ये रहा क्वेश्चन। देयर आर 2 रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 86। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 86 दे रखी है। तो सबसे पहले तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक 0 यहाँ पे मिल रहा है तो कॉलम C1 से एक्सपेंड करते हैं तो आसानी रहेगी, और उसकी वैल्यू 86 के बराबर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? x की 2 वैल्यूज आ रही। देखिए, पहले तो उस मैट्रिक्स को, उस डिटर्मिनेंट को ओपन किया तो बाय C1 1 into 2x square plus 4 minus 2 into minus 4x minus 20 is equal to 86। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है। अब फैक्टराइज कर लेंगे, x - 3 x + 7 आ रहा है 0 के बराबर, क्योंकि ये जो 86 था वो भी हमने इसी साइड भेज दिया था, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया था। तो x की वैल्यू आ गई 3 और -7। क्वेश्चन 23 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। अ बुक पब्लिशर सेल्स हार्ड कवर एडिशन ऑफ अ बुक फॉर ₹72 and a paperback edition for ₹40 in addition to the fixed weekly cost of 9600। the cost of printing hardcover and paperback edition are this and this। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या दे रखा है इतनी जगह में देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है? 72 है, किसका? हार्ड कवर का, और पेपर बैक एडिशन का 40। और इसके साथ इन एडिशन टू फिक्स्ड वीकली कॉस्ट ऑफ दिस, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं? 56 और 28 हार्ड कवर और पेपर बैक के रिस्पेक्टिवली। लेकिन इन दोनों के अलावा 9600 और लगा है कॉस्ट में, यानी ये तो सेलिंग प्राइस की इक्वेशन में आएगा और ये वाला कॉस्ट प्राइस की। आगे बढ़ते हैं। In addition, each edition requires 5 minutes on the printing machine, whereas hardcover binding takes 10 minutes and paperback takes 2 minutes on the binding machine। ठीक है। The printing machine and the binding machine are available for 80 hours each week। हमें LPP फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है? इसको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अभी सेलिंग प्राइस की हमने ऊपर इक्वेशन देखी, पहले यहाँ देख लेते हैं x और y क्या मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ हार्ड कॉपी एंड पेपर बैक कॉपीज भी x एंड y, यानी हार्ड कॉपी के लिए x रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y किसके लिए? पेपर बैक के लिए। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 9600 एडिशनल थी ना ऊपर, अभी अपने क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये हमारी z की इक्वेशन आ गई। अब कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। देखिए, इसको पहले टेबल में आप लिख लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। हार्ड कवर और पेपर बैक को हमने एक्स वाई माना है, और दो चीजें क्या दे रखी? प्रिंटिंग और बाइंडिंग। तो 5 मिनट हार्ड कवर को लग रहा है प्रिंटिंग में, और पेपर बैक को भी प्रिंटिंग में 5 मिनट लग रहा है, लेकिन बाइंडिंग को हार्ड कवर की बाइंडिंग में 10 मिनट लग रहे हैं और पेपर बैक की बाइंडिंग में 2 मिनट। यानी 5x + 5y ≤ 80 लिखेंगे।
लेस देन इक्वल टू 80 क्यों? क्योंकि 80 आवर्स है। अब क्योंकि ये सब मिनट्स में दे रखे 5, 10, 5, 2, इसलिए 80 आवर्स जो है उसको भी मिनट में करेंगे कन्वर्ट 60 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए सिंप्लीफाई इसको किया, 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया इसको, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 960 आ गया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 10x प्लस 2y इज लेस देन इज इक्वल टू 80 आवर्स है, इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट किया। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2400 आ रहा है। और x y हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। बस इसमें हमें ग्राफ नहीं बनाना, केवल फॉर्मुलेट करना था। क्वेश्चन 24 है, अ बोट्समैन टेक्स हाफ एज मच टाइम इन रोइंग हिज बोट फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में उसको हाफ टाइम लग रहा है, कितना टाइम? चलिए क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। अ बोट्समैन टेक half as much time in rowing his boat for a certain distance downstream than upstream. अपस्ट्रीम के बजाय डाउनस्ट्रीम उसको आने में हाफ ऑफ द टाइम लग रहा है, ठीक है। What is the ratio between his speed of rowing the boat in still water and speed of current? यानी स्पीड ऑफ रोइंग द बोट इन स्टिल वाटर को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड ऑफ करंट को y से, यानी x और y का रेशियो बताना है। और दे क्या रखा है हमें, टाइम दे रखा है t1 x के बराबर और t2 दे रखा है 2x। t1 किसका टाइम है, डाउनस्ट्रीम का, और अपस्ट्रीम में उसको डबल टाइम लग रहा है इसलिए 2x रख दिया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अपस्ट्रीम का हाफ टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम में, 2x का हाफ क्या होगा, x ही तो होगा। चलिए, और एक फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये बोट्स एंड स्ट्रीम का। अगर आपको केवल दो टाइम दे रखे हैं अलग अलग और रेशियो बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट का, तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है। t2 और t1 की सब वैल्यू रख देंगे तो रेशियो आ जाएगा 3:1। अब इसी क्वेश्चन में हमें ऑप्शनल भी दे रखा है, इंटरनल चॉइस दे रखी है। इन अ 200 मीटर रेस अनुज कैन बीट परम बाय 5 मीटर्स और 3 सेकेंड। बाय हाउ मच टाइम डिड अनुज टेक टू कंप्लीट द रेस? 200 मीटर की रेस है और अनुज ने परम को बीट किया है 5 मीटर और 3 सेकेंड से, यानी परम की स्पीड क्या रही होगी, 5 मीटर, वो दौड़ रहा है 3 सेकेंड में, तभी तो अनुज ने उसको बीट किया 5 मीटर 3 सेकेंड से, इसलिए परम की जो स्पीड है वो 5 मीटर इन 3 सेकेंड है। तो स्पीड निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और टाइम टेकन क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं। टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर और स्पीड अभी अभी हमने निकाली 5/3, यहाँ पे स्पीड नीचे लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, टाइम आ गया 120 सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अनुज कैन बीट परम बाय 3 मीटर और 5 मीटर और 3 सेकेंड। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 3 सेकेंड पहले अनुज पहुंच गया, और अभी अभी हमने परम का टाइम निकाला है, कितना आ रहा है 120 सेकेंड, तो उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा अनुज का टाइम क्या था, यानी 117 सेकेंड। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, मितुल इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ फंड एट द एंड ऑफ द ईयर, द वैल्यू ऑफ द फंड इज रुपीज दिस, व्हाट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द मार्केट प्राइस इज सेम एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली नॉमिनल रेट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करेंगे। नेट प्रॉफिट क्या है हमारा, 4,37,500 में से हमें 3,50,000 घटाना है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही हमारा नीचे भी लिख देंगे 3,50,000 इंटू 100, यानी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 25%। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन सी देखते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे, इंटरनल चॉइस भी होगी, और सारे क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के हैं, यानी 26 से लेके कहाँ तक है टोटल देख लेते हैं, 26 से लेके आई गेस 31 तक होगा, 31 तक। यहां तक आपके सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। fx दे रखा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है कहाँ कहाँ होगा, तो सबसे पहले f' निकालेंगे। f' अगर आ गया तो अब यहाँ पे जो कि क्यूब में आई है इक्वेशन x क्यूब, तो उसके लिए पहले तो हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए सिंपली हम 1, 2, 3 रख के देखते हैं और देखते हैं क्या 0 आ रहा है। तो पहला अगर हमने x = 1 रखा
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू बिल्कुल 0 आ रही है। इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब क्योंकि एक फैक्टर आ गया तो हम डिवाइड करके बाकी भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अलजेब्रा का डिवीजन आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू इन द वीडियो। तो x माइनस 1 और जो क्वेश्चन था उसको यहाँ लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे नॉर्मली, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 0 के बराबर, तो 1 2 3 वैल्यूज आ गई। उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, इधर रहता है माइनस इन्फिनिटी, इधर रहता है इन्फिनिटी। तो जहां जहां पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, 3 के ऊपर आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए इस इक्वेशन में, 4 रखते हैं अगर तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 सब पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब ऑल्टरनेट चलता है इसलिए प्लस माइनस ऐसे चलता है। तो जहां जहां प्लस होगा वो इंक्रीजिंग है, यानी 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग है, और माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू 3 हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27। टू बैडमिंटन टीम्स ए एंड बी आर स्टेइंग इन द सेम होटल। टीम ए हैज 2 मेल and 3 female players accompanied by 1 coach, whereas team B comprises of 1 male, 2 female players and 2 coaches. The daily diet requirement in calories and protein for each person is given below. एक आपको यहाँ पे चार्ट दे रखा है जिसमें कैलोरीज और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दे रखी है, डाइट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा के मेथड से हमें सॉल्व करना है। टीम ए और टीम बी की हम इंडिविजुअल डाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले डेली डाइट ऑफ टीम ए हमने निकाला है। यहाँ पे 2 3 1 क्या सिग्निफाई कर रहा है, मेल फीमेल एंड कोच का, और कैलोरीज एंड प्रोटीन का चार्ट एज इट इज वैसे ही लिख दिया जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली मैट्रिक्स है हमारी 1 क्रॉस 3, और कैलोरीज प्रोटीन वाली है 3 क्रॉस 2 की, इसलिए जो हमारा रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 1 क्रॉस 2 की आएगी। जहाँ पे जो पहला वाला है 12700 वो आएगा हमारा कैलोरीज की डाइट, और 334 ग्राम प्रोटीन की डाइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके ही हमने निकाला है। सिमिलरली डेली डाइट ऑफ टीम बी निकालेंगे। यहाँ पे 1 2 2 क्या है, 1 इज फॉर मेल, 2 इज फॉर फीमेल एंड 2 इज फॉर कोचेस। कैलोरीज एंड प्रोटीन का फिर से चार्ट वैसे ही कॉपी कर लेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ रही है, जिसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, सॉरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट क्या है 10300 और प्रोटीन की 273 ग्राम्स। क्वेश्चन 28 क्या है, ये है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x प्लस इंटू 1 प्लस e टू द पावर माइनस x। तो इसको हम 1 प्लस e टू द पावर माइनस x को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x, और दूसरा दे रखा है 1 प्लस e की पावर x। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस 1, डिनोमिनेटर में e की पावर x आएगा, उसी को हमने देखे यहाँ पे ऊपर भेज दिया, और ये सेम होने की वजह से देखिए यहाँ पे 1 प्लस e की पावर x था, इधर दोनों सेम है इसलिए स्क्वायर नीचे लिख दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म को हमने t मान लिया, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x dx इक्वल टू dt आएगा, यानी dt अपॉन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को हम ऊपर ले गए तो t की पावर -2 हो गया। अब इसका तो आपको इंटीग्रेशन आता होगा, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x प्लस 1, या x की पावर a मान लीजिए, तो जैसे कि x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इस तरह होता है। तो यहाँ पे t की पावर -2 है तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो t की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर ये आ गया। ऑप्शनल में एक क्वेश्चन दे रखा है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो ये तो हमारा बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन है, और ये भी काफी इजी होता है, आप चाहे तो ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या लगते हैं, आई लेट के हिसाब से हम देखते हैं कौन सा पहले यूज करेंगे और कौन सा बाद में। तो L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक और A फॉर एल्जेब्राइक। तो यहाँ पे लॉग वाला हम पहले लेंगे और एल्जेब्राइक वाला बाद में। लॉग ऑफ, और इसका फॉर्म क्या होता है, u v dx अगर है, और अगर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ u
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx फिर से रिपीट होता है इस पूरे का dx। तो ये हमारा जनरल इसका फॉर्म होता है। अब देखिए इसी फॉर्म का यूज करते हुए हमने इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया। अब देखिए एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने ब्रेक कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे इसलिए ऐसे फॉर्म में कर लिया। अब ये आसानी से हो जाएगा। देखिए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको अलग से करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, यानी 2x dx विल बी इक्वल टू dt। x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बाय 2 के, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 dt बाय t। अब ये log ऑफ t हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया। क्वेश्चन 29 देखते हैं। Under the pure market competition scenario, the demand function PD and the supply function PS for a certain commodity are given by this and this, where P is the price and X is the quantity of the commodity. Using integrals, find the production surplus. प्रोडक्शन सरप्लस का कुछ फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले हमें एक्स नॉट और पी नॉट की वैल्यू निकालनी होती है। तो प्योर कंपटीशन है इसलिए पीडी और पीएस इक्वल होंगे। दोनों की इक्वेशन दे रखी है, उसको इक्वेट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स तो हम लेंगे नहीं, इसलिए x इक्वल टू 1 आ गया, और यही x इक्वल टू 1 हमारा x नॉट है। p नॉट कैसे पता करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 के बराबर रख दीजिए। यानी मान लेते हैं x प्लस 3/2 में x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 प्लस 3/2 यानी 4/2 यानी 2। p नॉट की वैल्यू 2 आ गई, x नॉट 1 आ गया। अब प्रोडक्शन सरप्लस का सिंपल ये फॉर्मूला होता है x नॉट p नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x नॉट ps dx। तो ps क्या दे रखा है x प्लस 3/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेट करने पे x²/2 और 3x हो जाएगा। लिमिट्स लगी है तो लिमिट सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1/4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन 29 में एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे रखा है। द डिमांड फंक्शन p फॉर मैक्सिमाइजिंग अ प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय p इक्वल टू दिस व्हाइल मार्जिनल कॉस्ट इज दिस फॉर x यूनिट ऑफ कमोडिटी यूजिंग इंटीग्रल फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, तो कंज्यूमर सरप्लस का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उससे पहले हम पहले रेवेन्यू फंक्शन निकाल लेते हैं। p दिया है तो p इंटू एक्स से हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा, dr/dx करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। पहले रेवेन्यू फंक्शन निकाला, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्योंकि प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट जो मार्केट होती है तो उसमें क्या होता है mr इज इक्वल टू dr/dx, यानी 274 माइनस 3x² 4 प्लस 3x के इक्वल होगा। 4 प्लस 3x ऑलरेडी हमें गिवन है। यहाँ से हमारी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी और उसमें जो नेगेटिव फैक्टर आएगा वो तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, इसलिए x की वैल्यू 9 आ गई। अब ये x जो 9 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वो x नॉट होता था, यहाँ भी x नॉट होगा। p नॉट निकालने के लिए इस 9 की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो p नॉट की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 274 माइनस x², यहाँ पे x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो हमारे पास 193 आ जाएगा p नॉट। अब सीधे सीधे कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। क्या होता है 0 टू x नॉट p dx माइनस x नॉट p नॉट। ये फॉर्मूला अप्लाई करके लिमिट लगाएंगे 0 से 9 तक की, क्योंकि 0 से x नॉट होता है। अब यहाँ से आंसर आ गया हमारा 486। तो हमारा क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सुजीत परचेज अ न्यू हाउस कॉस्टिंग रुपीज 40 लाख। कॉस्ट दे रखी 40 लाख एंड मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिज डाउन पेमेंट सो दैट ही कैन पे द बैलेंस बाय टेकिंग अ होम लोन फ्रॉम XYZ बैंक। इफ हिज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज 30,000, यानी EMI दे रखा है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, कंपाउंडेड मंथली है, इसलिए 9 को किससे डिवाइड करेंगे 12 से, एंड पेबल फॉर 25 ईयर्स, टाइम दे रखा है 25 ईयर्स। व्हाट इज द इनिशियल डाउन पेमेंट मेड बाय हिम। तो परचेज दे रखा है 40 लाख, डाउन पेमेंट हम x मान ले रहे हैं, तो बैलेंस क्या होगा, जो भी उसने डाउन पेमेंट पे करी उसको माइनस कर देंगे परचेज कॉस्ट में से, बैलेंस आ गया। EMI 30,000 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% कंपाउंडेड मंथली, इसलिए 9/12 किया, यानी 0.0075। अब 9/12% है
और n है 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स को मंथली है क्योंकि दे रखा है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से हमारी EMI का जो फॉर्मूला होता है अब हम आसानी से यूज कर सकते हैं। EMI विल बी इक्वल टू P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। पावर नेगेटिव है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, बस सीधे फॉर्मूले में पुट करिए और x की वैल्यू निकालिए तो डाउन पेमेंट आ जाएगा। 31 है। 10 years ago मिस्टर मेहरा सेट अप अ सिंकिंग फंड टू सेव फॉर हिज डॉटर्स हायर स्टडीज। अपने बेटी की आगे की एजुकेशन के लिए उन्होंने सिंकिंग फंड लिया। At the end of 10 years, he has received an amount of this rupees. What amount did he put in the sinking fund at the end of every 6th month for the tenure which paid him 5% per annum compounded semi-annually? उसमें क्या क्या टर्म्स आ गए हमारे पास? n जो है 10 years है, लेकिन n को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया है एवरी 6 मंथ, क्योंकि हर साल में 2 बार हो रहा है इसलिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20। और सिंकिंग फंड हमें अमाउंट जो एस दे रखा है वो क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ 10 ईयर रिसीव्ड एन अमाउंट। जो अमाउंट उसने रिसीव किया वो क्या है? 10,21,760 रुपीज। उसको एस के इक्वल मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसलिए 5% को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सेमी एनुअली है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/200, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पूछा क्या है? व्हाट अमाउंट डिड ही पुट इन द सिंकिंग फंड। तो अमाउंट जो उसने पुट किया वो आर मान ले रहे हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंकिंग फंड का। यहाँ से सारी वैल्यूज आप सीधे सीधे रखिए और 1.025 टू द पावर 20 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ से आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू ₹40,000. At the end of every 6 months, the amount set aside is 40,000 rupees. Okay? तो फ्रेंड चलिए बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ, और इसमें सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन 32 है, इट इज नोन दैट 3% ऑफ द प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सैंपल ऑफ 100 बकेट फाइंड 0 डिफेक्टिव बकेट। सेकंड है एट मोस्ट 1, और फिर बाद में थर्ड देखते हैं। पहले तो हमें P दे रखा है 3%। कितने परसेंट डिफेक्टिव है? 3% प्लास्टिक बकेट्स आर डिफेक्टिव। इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखे तो 3/100। N क्या दे रखा है? 100, क्योंकि टोटल बकेट हमारी 100 है। अब लैम्डा हम निकाल लेंगे। लैम्डा क्या होता है? 3/100 इंटू 100, यानी P इंटू N इज इक्वल टू लैम्डा होता है। तो 3/100 इंटू 100 करेंगे, लैम्डा की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब पहला पार्ट है हमारा 0 डिफेक्टिव बकेट, है ना? तो 0 डिफेक्टिव बकेट के लिए क्या करेंगे? R की जगह हम 0 रखेंगे। जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है? PR इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ R अपॉन R फैक्टोरियल। यहाँ पे R की वैल्यू 0 से 1 2 3 कुछ भी रेंज कर सकती है, लेकिन पहला क्या है? 0 डिफेक्टिव बकेट, इसलिए P0 लिखेंगे। अब लैम्डा की जगह जहां जहां लैम्डा वहां 3 और R की जगह 0, तो ये आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 0.049। एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव बकेट का मतलब या तो 0 या तो 1, ज्यादा से ज्यादा 1 हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए 0 वाला भी काउंट करेंगे। तो 0 वाला ऑलरेडी पिछले आंसर में आ चुका है, इसलिए दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है। अब जहां P 1 वाला है तो R की वैल्यू 1 रखेंगे और दोनों को ऐड किया, आंसर ये आ गया। अब इसके बाद है हमारा इसी में ऑप्शनल। इन अ मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट स्कोर्स आर फाउंड टू बी normally distributed having mean this and this, standard deviation 5. What percent of students have scores more than the mean score and between 30 and 50? आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। x है क्या है? स्कोर ऑफ स्टूडेंट, मीन म्यू की वैल्यू 45 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5। अगर p x ग्रेटर देन 45 निकालेंगे, देखिए जैसा कि पहले पार्ट में है मोर देन द मीन स्कोर, इसलिए मोर देन 45 रहेगा। इसके लिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z के लिए हम क्या करते हैं? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करते हैं। x हमारे यहाँ पे 45 है, म्यू भी 45 है, इसलिए 0 आ गई वैल्यू। यानी p
x ग्रेटर देन 45 को हम pz ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस एफ ऑफ 0 क्या होगा 0.5, यहाँ से वैल्यू आ गई 0.5, यानी अगर परसेंटेज के टर्म्स में लिखे तो 50% स्टूडेंट स्कोर मोर देन द मीन स्कोर। अगला क्या है बिटवीन 30 एंड 50, यानी x की रेंज रहेगी 30 से 50। अब 30 पे z निकालेंगे हम उसी फॉर्मूले से, कौन से x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से, और 50 पे भी निकालेंगे तो z कहाँ से रेंज कर रहा है -3 से 1 तक। अब इसको f के टर्म्स में लिखे तो लिख सकते हैं f1 माइनस एफ ऑफ -3। अब f ऑफ -3 को पॉजिटिव करेंगे तो 1 माइनस एफ ऑफ 3 हो जाएगा। देखिए अब एफ ऑफ 3 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन में दी रहती है लेकिन यहाँ पे दी नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमने वैल्यू निकाल ली है 0.8413, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है ये आपको चार्ट में देख के पता चल जाएगी 0.9986 माइनस 1। सॉल्व किया तो 0.84 आ रहा है, यानी 84%। स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 30 एंड 50 मार्क्स। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 33। एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेस ₹4000 पर गेस्ट फॉर अ बल्क बुकिंग फॉर 100 गेस्ट। अगर 100 गेस्ट आप बुक कर रहे हैं तो कंपनी क्या चार्ज कर रही है 4800 पर गेस्ट। यहाँ तक तो ठीक है। इन एडिशन इट ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹200 फॉर ईच ग्रुप ऑफ 10 गेस्ट। और आगे क्या कह रहे हैं कि 200 रुपए वो डिस्काउंट दे रहे हैं, कब, जब 100 से ऊपर आपके गेस्ट होंगे तो पर 10 गेस्ट पे आपको 200 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है। यानी एक गेस्ट पे कितना मिलेगा 20 रुपए डिस्काउंट, तभी तो 10 गेस्ट पे 200 हुआ। लेकिन ये तभी होगा जब आपके 100 से ऊपर के गेस्ट हैं, ये नहीं कि आप केवल 2-4 लोग ले गए और आपको 200 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा नहीं। जब 100 से ऊपर आपके गेस्ट हैं तभी मिलेगा। What is the number of guests that will maximize the amount of money the company receives on a booking? What is the maximum profit on such booking? चलिए देखते हैं इसको कैसे किया। तो जैसा कि हमने बताया था, if we book for 100 guests then the per member charge is ₹4800। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हो, if 10 guests are added, अगर इसमें एडिशनल 10 गेस्ट है तो डिस्काउंट क्या है 200 रुपए फॉर ईच ग्रुप, यानी एक गेस्ट पे 20 रुपए, जैसा कि अभी बताया था। तो चलिए इसको फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे होगा। लेट द नंबर ऑफ गेस्ट बी x, तो प्रॉफिट फंक्शन p क्या हो जाएगा 4800 इंटू x, क्योंकि पर मेंबर चार्ज क्या है 4800 हमने मान लिया है। लेट द नंबर ऑफ गेस्ट बी x, इसलिए 4800 इंटू x, माइनस क्या किया हमने 200 डिस्काउंट है, कब, इसके एडिशन में जब भी गेस्ट होंगे, यानी 100 से ऊपर जो भी गेस्ट होंगे, इसलिए x माइनस 100 लिख दिया। और 200 अपॉन 10 क्यों किया है, ताकि एक मेंबर का हमें डिस्काउंट पता चल जाए। टोटल 10 मेंबर का 200 था तो एक मेंबर का 20 नहीं होगा, इसीलिए हमने ये लिखा है। और x माइनस 100 क्यों, क्या, क्योंकि 100 से ऊपर के लोगों पे हमें मिल रहा है ये डिस्काउंट। और इंटू x तो यहाँ भी रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ गेस्ट है। x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, इसलिए सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 0 पे जो इसकी वैल्यू आएगी dp बाई dx की वो निकालेंगे, और फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं 2 बार, ताकि हमें पता चल जाए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। -40 नेगेटिव आ रहा है इसलिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसका मतलब अब बुकिंग फॉर 170 गेस्ट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट बताने के लिए इसी 170 को हम अपनी p वाली फंक्शन वाली वैल्यू में पुट कर देंगे। यहां से आ जाएगा प्रॉफिट हमारा 5,78,000। इसी में अगला पार्ट हमें क्या दे रखा है, टू मैन्युफैक्चर x नंबर ऑफ डॉल्स कंपनीज टोटल कॉस्ट फंक्शन cx इज गिवन बाय cx इज इक्वल टू 100 प्लस 0.025x स्क्वायर एंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन rx इज डिस्क्राइब्ड एज 5x। cx और rs थाउजेंड्स में है, rn 1000 रुपीज। व्हाट नंबर ऑफ डॉल्स शैल बी मैन्युफैक्चर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले तो रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर लेंगे, उसके बाद फिर से वही चीज यहाँ पे भी यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 से इक्वेट करते हैं, x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसी p डैश x को, तब क्या आ जाएगा
माइनस में आंसर आ रहा है, यानी -0.05 आ रहा है, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसका मतलब x इक्वल टू 100 पे हमें प्रॉफिट मैक्सिमम मिल रहा है। और कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो बताने के लिए सिंपली हम जो फंक्शन की वैल्यू है, ये जो px है 5x माइनस 100 माइनस 0.025x², यहाँ पे क्या रख देंगे, 100 रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 150। गिवन cx एंड rx आने 1000, क्योंकि थाउजेंड्स में दे रखे थे इसलिए 150 को भी यानी प्रॉफिट को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1,50,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 34 और ये एलपीपी का क्वेश्चन है। राहुल इज एट द होलसेल मार्केट टू परचेज फोल्डिंग टेबल एंड चेयर्स। फोल्डिंग टेबल्स खरीद रहे हैं और चेयर्स to later sell them at his furniture shop. He has only 5,760 to spend and his van has a space to carry at most 20 items. A table cost him rupees this and chair cost rupees this. Back at his shop he plans to sell the table at a profit of rupees 22 and a chair at a profit of 18 rupees. चलिए LPP फॉर्मुलेट करते हैं। सबसे पहले तो चेयर्स और टेबल को x और y मान लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो रहा है, ये दे रखा है प्रॉफिट के लिए 22 किस पे हो रहा है, टेबल्स पे। टेबल्स हमारी क्या है x, और चेयर्स पे हो रहा है 18 रुपीज का, इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट का जो हमारा फंक्शन होगा z क्या हो जाएगा 22x प्लस 18y। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। लिया हिज वैन हैज स्पेस एट मोस्ट 20 टू कैरी एट मोस्ट 20 आइटम्स, यानी टेबल और चेयर मिला के केवल ज्यादा से ज्यादा वो 20 आइटम रख सकता है, इसलिए x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। अगला कंस्ट्रेंट है हमारा अ टेबल कॉस्ट रुपीज दिस एंड चेयर दिस, यानी 360x प्लस 240y विल बी इक्वल टू या विल बी लेस देन इक्वल टू 5760, क्योंकि दिया है ना हमें he has only 5,760 to spend, यानी इससे कम हो या इसके बराबर हो। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको हमने 120 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 48। x और y हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसका ग्राफ इस तरह बना लेंगे। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 20 करेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 20 पे जब 0 रखेंगे x की वैल्यू तो y 20 आएगा, जब x की वैल्यू 20 रखेंगे तो y 0 आएगा। वहां से हमने वो पॉइंट से हमने एक लाइन बना ली। अब 3x प्लस 2y में भी एक बार अगर x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 24 आएगी, और अगर y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 16। दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो भी कुछ पॉइंट होगा, वो कैसे निकालेंगे, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब तो आसानी से पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा है तो देखिए ऐसे करेंगे। और ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 48। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 60, और नीचे है 3x प्लस 2y इक्वल टू 48। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 8 2, और ये 12, y की वैल्यू 12 आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी 8,12 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हमारा जो फीजिबल रीजन आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, जहाँ पे हमने लाइन से शेड कर रखा है। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 0 20 8 12 और 16 0। इन सब पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू निकालेंगे x और y की वैल्यू रख के। तो सबसे मैक्सिमम आ रहा है जहाँ पे 8,12 है। कितना आ रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट 392 रुपीज, और इसको लाने के लिए क्या करना होगा हमें, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट 8 tables and 12 chairs are required। अगला क्वेश्चन 35 है और ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर 3 competitive markets are described as given below, where P1, P2 and P3 are the equilibrium price for each market respectively। यहाँ से हम
ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी मैट्रिक्स 1 3 2 2 2 3 और 3 2 2। उसके बाद क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आ रहा है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे केस में 9 आ रहा है। अब इसके लिए आगे हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल रही थी, उसको ट्रांसपोज किया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 9 से हर जगह डिवाइड करने की अभी जरूरत नहीं है। अब जो हमारी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ए एक्स इक्वल टू बी मान ले रहे हैं, जहां पे ए तो मैट्रिक्स हमारी जो हमने लिखी है नीचे, और बी क्या होगी 85 105 और 110, और x क्या हो जाएगा P1 P2 P3। यही P1 P2 P3 हमें निकालना है। अब x इक्वल टू ए इनवर्स b भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर वाली को ए इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है और b गिवन है। मल्टीप्लाई करेंगे पूरे मैट्रिक्स को तो ये आ जाएगी वैल्यूज 15 20 और 10, यानी P1 के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है 15, P2 के 20 और P3 के कोरेस्पॉन्डिंग 10 है। यही हमारी इसकी वैल्यूज आ गई। तो चलिए अब सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी 1 क्या कह रहा है, एन ओवरहेड वाटर टैंक हैज 3 पाइप्स ए बी एंड सी अटैच्ड टू इट। एक टैंक है उसमें 3 पाइप्स अटैच्ड है, जैसा कि फिगर में दे रखा है। ए बी ऊपर है और सी नीचे है आउटलेट पाइप। द इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक इंडिपेंडेंटली इन 15 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए अकेले फिल कर सकता है 15 घंटे में, बी अकेले 12 आवर्स में। आउटलेट पाइप एम्प्टी क्या कैसे कर सकता है, केवल 20 घंटे में अलोन वो एम्प्टी कर सकता है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर अ रूटीन क्लीनिंग ऑफ द टैंक नीड्स टू बी एम्प्टीड इफ पाइप ए एंड बी आर क्लोज्ड एट द टाइम व्हेन द टैंक इज फिल्ड 2/5। ए और बी टैप हमने कब बंद किए, जब टैंक में पानी कितना था 2/5 ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी यानी पूरा टैंक नहीं भरा है, केवल 2/5 भरा है, और ए और बी अभी बंद है इसलिए आगे और भर भी नहीं सकता। हाउ लॉन्ग विल पाइप सी टेक टू एम्प्टी द टैंक। वैसे तो अगर पूरा भरा होता है तो पाइप सी कितना टाइम लगाता है 20 घंटे, लेकिन 2/5 भरा है तो 2/5 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 घंटे में वो जो 2/5 ऑफ द टैंक है वो खाली हो जाएगा। अगला पार्ट इसमें क्या कह रहा है, how long will it take for the empty tank to fill completely if all the 3 pipes are opened simultaneously। अगर पूरी टैंक एम्प्टीड है तो कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में। जाहिर सी बात है ए बी और सी तीनों खुले हैं तो भर भी रहा है, और सी कॉन्स्टेंटली उसको निकाल भी रहा है पानी नीचे से, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कब ऐसा टाइम होगा जब पूरा टैंक ऊपर ब्रिम तक भर जाएगा। तो सबसे पहले तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर निकालेंगे। सबका इंडिपेंडेंटली दे रखा है 15 घंटे ए का, 12 घंटे बी का, और 20 घंटे में सी क्या कर रहा है पानी निकाल रहा है। तो सबका 1-1 घंटे का निकालने के लिए 1 से डिवाइड करेंगे तीनों को, और क्योंकि ए और बी जो है वो पाइप हमारे इनलेट पाइप से भर रहे हैं, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो 1/15 प्लस 1/12 किया। और पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड भी हो रहा है, उतने जैसे ए और बी भर रहा है तो सी उसको नीचे से टैंक को खाली भी कर रहा है, इसलिए -1/20 कर लेंगे ताकि हमें टोटल टैंक की कैपेसिटी तक वाटर फिल हुआ मिल जाए। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम निकाल के, तो 1/10 ऑफ द टैंक। क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल कंप्लीटली। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर क्या हो गया 1/10। इसका मतलब टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली क्या हो जाएगा 10 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में इतना हो रहा है तो 10 घंटे में पूरा है, यानी पूरा एक टैंक फिल हो जाएगा। देखिए अगर 1 घंटे में 1/10 ऑफ द टैंक हो रहा है फिल, तो 10 घंटे में 1, यानी पूरा 1 क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, पूरा एक टैंक 10 घंटे में भर जाएगा। सी पार्ट इसका है
ऑन अ गिवन डे पाइप ए बी एंड सी आर ओपन इन ऑर्डर। ए को ओपन किया 5 बजे, बी को सुबह 8 बजे और सी को 9 बजे टू फिल द एम्प्टी टैंक। टैंक पहले से एम्प्टी था। इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली। तो मान लेते हैं इट टेक्स एक्स आवर्स टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो अगर सबसे पहले ए खुला है तो ए जो है 5 बजे खुला है तो पूरा एक्स आवर्स तक चलता ही रहेगा। 5 AM पे खोला है तो एक्स आवर्स तक पूरा लगातार चल रहा है। बी कब खोला? 8 बजे, यानी इसके 3 घंटे बाद, और वो भी एक्स आवर्स तक जाएगा। और 9 AM पे हमने पाइप सी खोला, ये पाइप बी और ये ए, और सी इसके 1 घंटे बाद यानी 9 बजे, और ये भी पूरा एक्स तक ही जाएगा। तो देखें इसको कैसे सॉल्व किया है। लेट द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन एक्स आवर्स। उसी तरह तो पाइप ए ओपन रहेगा एक्स आवर्स के लिए, पाइप बी x-3 के लिए, क्योंकि 5 बजे ए खुला था और 8 बजे बी, यानी कि 3 घंटे बाद। और पाइप सी इज ओपन फॉर x-4 आवर्स, यानी 5 से 9 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 घंटे का, इसलिए x-4 आवर्स। अब इन सब का पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप इन ए बी सी एक एक घंटे का काम निकाल लेंगे। तो ए के लिए तो x/15 हो जाएगा, क्योंकि 15 घंटे में टोटल वो भरता है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटे के लिए x/15, और बी का सिमिलरली x-3/12, और सी के लिए x-4/28। अब सिमिलरली वही करेंगे, ए और बी इनलेट पाइप है इसलिए दोनों ऐड हो रहे हैं, सी क्या है? आउटलेट पाइप, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वल टू 1 क्यों यहाँ पे लिखा? क्योंकि एक पूरा टैंक इतना, इक्वल टू 1 यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि पूरा एक टैंक ये सिग्निफाई कर रहा है, पूरा एक टैंक भर जाएगा इतने आवर्स में, और वो आवर्स कितने होंगे वो आएगा x निकाल के। तो x की वैल्यू आ गई 10.5। टोटल टाइम टू फिल द टैंक इज 10 hours and 30 minutes। अब इसी थर्ड पार्ट के और में क्या दे रखा है? गिवन दैट द टैंक इज हाफ फुल, ओनली पाइप C is opened at 6 AM to empty the tank. After closing the pipe C, an hour's cleaning time, यानी पाइप सी को क्लोज करने के बाद 1 घंटे साफ सफाई भी लगाया टैंक की। टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली बाय पाइप ए एंड बी टुगेदर। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा ये बताना। सबसे पहले तो टैंक हाफ फुल है और पाइप सी क्या कर रहा है? 6 बजे ओपन कर रहे हैं उसको एम्प्टी करने के लिए। तो पाइप सी कितना टाइम लगाता है? टोटल 20 घंटे खाली करने के लिए, लेकिन केवल वो तब होता है जब पूरी टैंक भरी हो। यहाँ पे हाफ है इसलिए कितना टाइम लगाएगा? 10 घंटे। और 1 घंटा लगा क्लीनिंग वगैरह में, तो उसको भी लिखेंगे यहाँ पे, उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब निकालेंगे ए और बी का काम 1 घंटे का। ए लगता है 1/15 और बी 1/12। ऐड किया तो ये आ जाएगा 3/28 ऑफ द टैंक, यानी टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक कंप्लीटली क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल इसका 20/3 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? 20/3 को अगर हम मिक्स्ड में करें तो ये आ जाएगा 6 होल 2/3। तो 6 आवर्स हो गए, और 2/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 मिनट्स, 6 घंटे 40 मिनट। और ऊपर बता रहे हैं 10 घंटा लगा टाइम सी को खाली करने के लिए, 1 घंटा क्लीनिंग में गया, 10 और 1 ये 11 में 6 घंटे जोड़े तो 17 और 40 मिनट और है, तो टोटल टाइम लगा 17 घंटे और 40 मिनट। ऑल राइट, थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लैंग्वेज अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप ये कर ले जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन 37 पे, केस स्टडी 2। व्हेन ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, a time series data can predict trend that can forecast increase or decrease or stagnation of a variable under consideration. Such analytical studies can benefit a business for forecasting. तो हमें यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन? Mrs. Shamita runs a bread factory and the record of her sales of bakery items for period 2015 से 19 दे रखा है, और हमें यहाँ पे कौन सी टेक्निक लगानी है? मूविंग एवरेज वाली। मूविंग एवरेज एंड लीस्ट स्क्वायर
आर सम ऑफ द टेक्निक। तो चलिए मूविंग एवरेज वाले मेथड से करना है इसको। बाय टेकिंग ईयर 2017 एज ओरिजिन यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अच्छा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से यूज करना है, ठीक है। टू फाइंड द बेस्ट फिट ट्रेंड लाइन इक्वेशन फॉर मिसेस समिता's बिजनेस, शो द स्टेप्स ऑफ योर वर्किंग। चलिए लीस्ट स्क्वायर लगाते हैं। टोटल 2015 से 19 तक दे रखा है और वैल्यूज भी दे रखी है वाई की। चार्ट में हमारे पास ये देखिए 35, 42, 46, 41 एंड 48 लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाना है। तो उसके लिए x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं? 2017 को हमें कंसिडरेशन में लेना है, जैसा कि पार्ट हमारा कह रहा है ए वाला, टेकिंग 2017 एज ओरिजिन। अब ओरिजिन में 17 को ले रहे हैं, तो x निकालने के लिए सबको इससे माइनस करेंगे, यानी 2017 में से 15 गया तो, या 15 में से 17 गया तो -2, फिर यहाँ पे डिफरेंस है -1, फिर इधर आएंगे 17 में से 17 गया तो 0, 2018 माइनस 2017 1 और 2019 माइनस 2017 2। अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे और फिर एक्स वाई निकालते हैं लीस्ट स्क्वायर के लिए। ये जो है हमारा टोटल आ गया है y का और ये आ गया एक्स वाई का। a की वैल्यू कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ y अपॉन n है टोटल 5। इसी तरह b निकालते हैं समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो फंक्शन है उसमें वैल्यू रख देंगे। कैसे लिखते हैं इसको? रिप्रेजेंट करने का तरीका है a प्लस बी एक्स। a हमारा 42.4 है और b है 2.5, इसलिए हमारी ये वैल्यू आ गई किस चीज की? फाइंड द बेस्ट फिट ट्रेंड लाइन। ये हमारी ट्रेंड लाइन की इक्वेशन आ गई। इसका सेकंड पार्ट भी है, डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निक टू फिट द बेस्ट सूटेड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज से भी हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, इसीलिए यहाँ पे पहले से दे रखा था। ऑल्सो ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। मूविंग एवरेज वाला क्या होता है केस? हम 3 कॉन्टिन्यूअस को लेते हैं, ऐड करते हैं और बीच वाले के सामने लिखते हैं, फिर से 3 कॉन्टिन्यूअस लेंगे और ऐड करके सामने लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी। तो ये होता है 3 ईयर मूविंग टोटल। अब हम क्या करेंगे? 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे, इन सबको 3 से डिवाइड करके उसकी वैल्यूज ठीक उसी के सामने लिखेंगे। अब ट्रेंड लाइन हमें बनानी है, तो सबसे पहले तो इधर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे 2015, 16, 17, 18, 19, 20, और वाई एक्सिस पे हम कुछ इस तरह के पॉइंट ले लेंगे ताकि ये वैल्यूज हम लिख पाए। तो 5-5 का गैप हमने लिया है, आप चाहे तो 10-10 का भी ले सकते हैं। अब 2015 पे कितना है? 35, इसी तरह 16 पे 42। सारे पॉइंट्स आप ग्राफ पे प्लॉट करिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। फिर है ट्रेंड लाइन हमें बनानी है। 3 ईयर मूविंग एवरेज वाले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 15 के आगे और 19 के आगे तो है नहीं, तो सीधे 16 पे क्या है? 41, 17 पे 43 और 18 पे 45। अब इस लाइन को हम सीधे स्केल से खींच लेंगे, यही हमारी ट्रेंड लाइन आ गई। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। What are the estimated sales for Mrs. Shamita's business for year 2022? तो 2017 को ध्यान में रखते हुए 2022 तक कितने साल हुए? 4 साल। इसलिए a प्लस बी एक्स में x की जगह हम 4 रख देंगे, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है, और a और b की वही वैल्यूज रहेंगी जो अभी हमने कंप्यूट की थी। तो एस्टिमेटेड सेल्स आ गई ₹54,900। अगला थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? मिसेस शमिता विशेस टू ग्रो हर बिजनेस टू ईयरली सेल फॉर ₹67,400। इन विच ईयर विल शी बी एबल टू रीच हर टारगेट। अब यहाँ पे हमें वाई सी दे रखा है और a और b की वैल्यू वही रहेगी। x हमारा हमें निकालना है, x की वैल्यू 10 आ गई। ये x का मतलब क्या हुआ कि x विल बी इक्वल टू ईयर, हम y तो पहले से है, तो ईयर के लिए हम कोई वेरिएबल सीधे ईयर ही लिख देते हैं और उसमें से कितना माइनस करते हैं? 2017। इसकी वैल्यू 10 आई है, तो किस ईयर में होगा? -2017, यानी ईयर कौन सा होगा हमारा? 2027।
क्योंकि x की वैल्यू 10 आई थी तो उसी 10 को हमने 2017 में ऐड कर दिया, तो पता चल जाएगा सेल्स विल बी ₹67,400 इन ईयर 2027। चलिए लास्ट केस स्टडी देख लेते हैं, और ये इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38। According to an educational board survey, it was observed that class 12th student apply at least 1 to 4 weeks ahead of college application deadline. Let X represent the week when an average student applies ahead of a college application deadline, and the probability of student to get admission in the college Px equal to X is given as follows. Probability दे रखी है एडमिशन की, where k is any real number. तो पहला पार्ट है, हमें k की वैल्यू बतानी है। तो k अगर x की वैल्यू 0, 1 या 2 होगी तो kx/6 है, यानी सब जगह x की जगह 0, 1 और 2 पुट करेंगे तो अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी। अगर 3 है तो 1 - k इंटू x/6, अगर 4 है तो kx/2, और अगर 4 से बड़ी है तो 0, तो उसको लेने की जरूरत भी नहीं है अगर 0, तो हम 4 तक ही लेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। 1, 2 और 0 में हम जो पहला वाला केस है हमारा वो यूज कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 आएगा, 1 रखेंगे तो k/6 और 2 रखेंगे तो k/3। इसी तरह 3 वाला जो केस है हमारा 1 - k इंटू x/6 था। ये देखिए सेकेंड केस, यहाँ पे 3 रखते हैं तो 1 - k/2 आ जाएगा, और 4 वाले केस में अगर k इंटू 4/2 रखते हैं तो 2k आ जाएगा। तो ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया, x और px आ गया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे px को, और ऐड करने पे वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसलिए k की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एटलीस्ट 2 का मतलब कौन कौन से केस लेंगे, 2, 3 और 4, उससे कम वाले नहीं। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2, और उससे ज्यादा हो तो तब भी चलेगा। तो 2 के लिए k/3 है, 3 के लिए 1 - k/2 और 4 के लिए 2k। k की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यू पुट करेंगे 1/4, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी एटलीस्ट 2 की 23/24। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। Calculate the mathematical expectation of the number of weeks taken by the student to apply ahead of college application deadline. मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बतानी है, इसके लिए EX हम निकालेंगे। तो EX क्या होता है, जब हम PX इंटू x सारे केसेस ऐड करते चलते हैं, जैसे PX इंटू x यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/24, यहाँ पे होगा 2/12 दैट इज 1/6, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3/8 दैट इज 9/8, और 4 इंटू 1/2 यानी 2। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी EX फंक्शन की एक वैल्यू आ जाएगी, और जो कि आ रही 80/24। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 3 होल 1/3 वीक्स। और इसमें हमें यही बताना था कि नंबर ऑफ वीक्स बताने, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इसी तरह रहने दिया, 3 होल 1/3 वीक्स। तो इसी पार्ट सी का हमें एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन दे रखा है, वो भी हम करते हैं। कहाँ गया ये, to promote early admission the college is offering scholarships to student for applying ahead of deadline as follows. अगर 4 हफ्ते पहले कर रहे हैं तो 50,000, 3 हफ्ते पहले 20,000, 2 हफ्ते पहले अप्लाई कर रहे हैं तो 12,000 स्कॉलरशिप मिल रही है, और 1 वीक पहले 9,600। What is the expected scholarship offered by the college? तो X is equal to scholarship money awarded for the week applied in or before the deadline. वीक अप्लाइड इन क्या क्या है, 1 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते, 3 और 4 है। एक्स पी एक्स और एक्स इंटू पी एक्स का भी हम टेबल बनाएंगे। एक्स क्या है, 1 के लिए है 9600, 2 के लिए 12,000, 3 के लिए 20,000 और 4 के लिए 50,000 रुपए, यानी 4 हफ्ते पहले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 50,000 स्कॉलरशिप मिल रही। अब पी एक्स जो है वो हम इसी पार्ट में जो हमने पहले निकाला था यहाँ से निकाल लेंगे, 1/24, 1/12, 3/8 और 1/2। ये हमारी px की वैल्यूज आ गई। उसी वैल्यू को हम यहाँ उठा के लिख देंगे और फिर x इंटू पी एक्स यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे।
अब हमें EX बताना है। EX क्या होता है, जैसे कि पिछली पार्ट में बताया था, X इंटू PX को हम ऐड करते चलते हैं सारे केसेस को, तो इन सबको ऐड करेंगे तो EX की वैल्यू आ गई 33,900 रुपीज, और यही इसका आंसर है हमारा। तो यहाँ पे हमने पूरा पेपर अप्लाइड मैथ्स का स्पेसिमेन पेपर 2023 सॉल्व कर लिया है। आपको पता चल गया है कैसे इसको जाना है, पहुंचना है कहाँ पे। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में फिर भी दे देंगे, और वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि कैसे आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।